हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। देखिए, बात करते हैं मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र क्या होता है, सभी लोग परिचित हो। मानव नेत्र क्या होता है कि जिसके द्वारा हमें क्या करता है, ये रंग बिरंगा संसार दिख रहा है। कहने का मतलब हमको रंगीन चीजें दिख रही हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें दिख रही हैं। कहने का अर्थ सिंपल सा है कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। अब मानव नेत्र की बात करते हैं तो मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है। तो यदि मानव नेत्र की संरचना की बात करें तो देखो, मानव नेत्र की संरचना गोलक के आकार की होती है, यानी कि आप बोल सकते हो गोलाकार आकृति होती है। अब इसमें क्या होता है, देखो, एक बाहरी परत अपारदर्शी परत होती है। अब ये जो बाहरी अपारदर्शी परत होती है, यह श्वेत कलर की होती है, और श्वेत कलर की होने के साथ साथ यह होती है अपारदर्शी, जिसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, देखिए दृढ़ पटल क्या होती है, जैसे हम लोग आंखों में देखते हैं व्हाइट व्हाइट कलर आपको दिख रहा होता है, तो ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की जो क्या होती है, एक पटल है जिसमें प्रकाश अंदर नहीं जा सकता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। अब बात करते हैं दृढ़ पटल के नीचे। दृढ़ पटल के नीचे एक और पटल होती है जो कि ब्लैक रंग की एक झिल्ली होती है यहां पर। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं एक और झिल्ली की। यहां पर ब्लैक रंग की एक और झिल्ली है। अब इस ब्लैक रंग की झिल्ली को हम लोग बोलते हैं कोरोइड, या इसी का एक और नाम होता है रक्तक पटल। यह क्या कहलाती है, कोरोइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल। अब अच्छा, इसका काम क्या होता है अगर बात करें, देखो ये एक तो ब्लैक कलर की होती है, दूसरा ब्लैक कलर क्या होता है, देखो काला रंग जो होता है वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। इस कारण से जब इसमें प्रकाश आता है तो अंदर यहां पर रेटिना से जैसे ही पीछे प्रकाश पहुंचता है तो ये कोरोइड काले रंग होने के कारण ये क्या करते हैं, प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेती है, जिससे यहां पर चमक उत्पन्न नहीं होती और हमको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अब इसके बाद इसके नीचे एक और पटल होती है और उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल, या इसी का नाम होता है रेटिना। अब देखिए, ये जो तीसरी पटल है, सबसे अंदर की पटल, ये दृष्टि पटल या रेटिना कहलाती है। अब बात करें रेटिना या दृष्टि पटल होती कैसे है, तो देखो रेटिना या दृष्टि पटल प्रकाशिक सेल से मिलकर बनी होती है। प्रकाशिक सेल का मतलब है, इसमें रेटिना में दो प्रकार के सेल होते हैं, शंक्वाकार सेल और दंडाकार सेल। इनके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। हमने क्या बताया कि यहां पर हमारे पास तीसरी जो पटल है सबसे अंदर की, इस पटल को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल, या आप इसी को बोल सकते हो रेटिना। ये जो रेटिना है, इस पर प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। जब यहां से प्रकाश की किरण आती है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, वह कहां बनता है, रेटिना पर प्राप्त होता है। और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो ये जो प्रकाशिक सिराएं हैं, ये प्रकाशिक सिराएं हमारे मस्तिष्क में जाती हैं और हमें प्रतिबिंब का आभास कराती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक सिराएं। अब बात करते हैं प्रकाशिक सिराएं के बाद। यहां रेटिना पर दो स्पॉट होते हैं। एक स्पॉट होता है, या एक बिंदु बोल सकते हो आप, एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर प्रतिबिंब हमको सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। अब पीत बिंदु क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो यह पीले रंग का स्पॉट होता है, दूसरा यहां पर जो प्रतिबिंब है वह सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। कहने का मतलब प्रतिबिंब देखो रेटिना पर यहां बनेगा, यहां पर भी बनेगा तो धुंधला बनेगा, लेकिन हमको यदि यहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो कैसा बनेगा, सबसे साफ दिखाई देगा। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रतिबिंब हमको इस प्रकाशिक सिराओं के ऊपर यहां प्राप्त होता है, तो रेटिना पर इस जगह पर जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। और अंध बिंदु की खासियत होती है कि यहां पर जब प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कहने का मतलब है, यहां पर जब प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो हमको वस्तु नहीं दिखती।
इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोल रहे हैं। अंध बिंदु का मतलब है यहां पर प्रकाश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब आपको बनता हुआ नजर ही नहीं आएगा। अब अंध बिंदु के नीचे जो प्रकाशिक सिराएं हैं ये हमें मस्तिष्क में जाकर बताती हैं कि प्रतिबिंब कैसा है। कहने का मतलब चमकदार है या किस रंग का है या कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब बात करते हैं, देखो यहां पर कि प्रकाशिक सिराएं जो है वो हमको प्रतिबिंब बता रही हैं, लेकिन रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, तो देखो यहां पर होता है उत्तल लेंस। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव बनता है उल्टा। अब यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमको पूरा संसार उल्टा नजर आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हमको हर एक वस्तु कैसी दिखती है, सीधी दिखती है। ऐसा कारण क्या है, तो इसका कारण सिंपल सा है कि ये जो प्रतिबिंब बना ये प्रकाशिक सिराएं जाकर हमारे मस्तिष्क पर इसको क्या करती हैं, सीधा आभास कराती हैं। इस कारण से हमें वस्तुएं कैसी दिखती हैं, सीधी दिखती हैं। अब बात करते हैं, देखो यहां पर आगे इस जगह पर ये जो सिरा छोड़ा है हमने, यहां पर एक पारदर्शी उभरा हुआ भाग होता है, पारदर्शी और उभरा हुआ भाग। अगर हम लोग क्या करें, आंखों में व्हाइट कलर के यहां पर हम लोग देखें तो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग मिलेगा आपको। ये जो उभरा हुआ भाग है यह पारदर्शी होता है और इस भाग को हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया से प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। कॉर्निया से प्रकाश क्या करेगा, अंदर जाएगा। अब प्रकाश जैसे ही अंदर जाता है तो यहां पर एक लेंस मिल जाता है और यह जो लेंस है यह उत्तल लेंस होता है। और साथ में यदि बात करें कि यह जो उत्तल लेंस है बना काहे से होगा, तो देखो ये लेंस है और हमारे क्योंकि ये कहां पर है, आंख के अंदर है, तो आंख पे किससे बना होगा, ये मांसपेशियों से। तो ये जो उत्तल लेंस है मांसपेशियों से बना होता है और मांसपेशियां कैसी होती हैं, पारदर्शी। सब और दूसरी ये खासियत होती है कि जो मांसपेशियां हैं ये परतदार होती हैं, एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरी परत के बाद तीसरी परत, इस तरीके से क्या होता है, ये लेंस आपका उत्तल लेंस बना होता है। इसकी जो अपवर्तनांक है वह लगभग 1.4 बोल दीजिए या 1.44 होता है। इस लेंस को हम लोग एक नाम और दे देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं नेत्र लेंस। अब बात करें ये नेत्र लेंस किस में रखा होता है, तो देखो यहां पर नेत्र लेंस को सपोर्ट देने के लिए यहां पर होती हैं मांसपेशियां और ये मांसपेशियां क्या करती हैं, इस लेंस को सपोर्ट देती हैं। यानी कि यहां पर आप कह सकते हो कि ये जो मांसपेशियों के ऊपर क्या होता है, लेंस रखा होता है। इन मांसपेशियों को हम लोग बोलते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां, पक्षमाभी मांसपेशियां। ठीक है, क्या बताया कि ये जो मांसपेशियां हैं जिस पर उत्तल लेंस रखा है, इस लेंस को जिसमें रखा जाता है वह जो मांसपेशियां हैं वो क्या कहलाएंगी, पक्षमाभी मांसपेशियां। अब बात करते हैं, देखो यहां पर आगे इसमें एक झिल्ली होती है। झिल्ली क्या होती है, ये एक पतली सी झिल्ली होती है जो रंग बिरंगी होती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी की रंग क्या होती है, भूरे रंग की होती है, किसी की ब्लू रंग की होती है, किसी की काले रंग की दिख रही होती है आंख। तो आंख क्या होती है, ये अलग अलग रंग की दिखती क्यों है, क्योंकि ये जो आगे की झिल्ली है ये रंग बिरंगी होती है और इस कारण से इसके रंग के कारण हमको आंख क्या होती है, किसी की ब्लैक दिख रही होती है, किसी की क्या होती है, ब्राउन दिख रही होती है, किसी की ब्लू दिख रही होती है। और इस जो ये झिल्ली है इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं आइरिस झिल्ली। क्या बोलते हैं, आइरिस झिल्ली बोलते हैं। और आइरिस झिल्ली की खासियत होती है कि ये क्या करती है, सिकुड़ सकती है और फैल सकती है। और दूसरी चीज यह कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। कहने का मतलब है इसके अंदर से प्रकाश बाहर नहीं जा सकता। अब बात करते हैं, देखो आइरिस झिल्ली में ही बीचों बीच एक छिद्र होता है और इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं पुतली या इसी का एक और नाम होता है नेत्र तारा। क्या बताया कि इस छिद्र को पुतली बोलते हैं या इसी को आप बोल सकते हो नेत्र तारा।
अब देखो पुतली की क्या खासियत होती है कि पुतली से प्रकाश अंदर जाता है, क्योंकि देखो ये आइरिस झिल्ली थी, इससे प्रकाश तो अंदर जाएगा नहीं, यहां पर ये जो छिद्र बचा इससे प्रकाश अंदर जाता है। पुतली की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इससे एक निश्चित मात्रा का प्रकाश ही अंदर जाता है। कहने का मतलब हमारा यह है कि जब ज्यादा प्रकाश होगा तो पुतली छोटी हो जाएगी, या कहोगे छिद्र छोटा हो जाता है जिससे कम प्रकाश जाएगा, और जब कम प्रकाश होगा तो ये पुतली बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के कारण फिर प्रकाश क्या होता है, अंदर ज्यादा जा रहा होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग कभी अंधेरे में जाते हैं, तो अंधेरे में चल रहे होते हैं तो हमारी आंखों की क्या होती है, ये जो पुतली है वो फैल जाती है कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जा सके। लेकिन अगर कभी क्या हो, कभी हम लोग अंधेरे से बाहर उजेले में एकदम से चले जाएं, प्रकाश जहां पर बहुत ज्यादा हो, तो हमारी आंखें एकदम से बंद होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश ज्यादा होता है, तो ये जो पुतली है वह कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिस कारण से प्रकाश की निश्चित मात्रा ही अंदर जा पाती है। अब देखो नेत्र लेंस और ये जो रेटिना है इसके मध्य एक द्रव भरा होता है। इस द्रव को कई नाम दिए जाते हैं। देखो कुछ किताबों में आपको यह मिलेगा कचाव द्रव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कचाव द्रव, या कुछ किताबों में आपको इसको क्या नाम दिया जाएगा, कांच द्रव दिया जाएगा। दोनों सेम है, इसको या तो आप कचाव द्रव बोल दीजिए या तो आप क्या बोल दीजिए, कांच द्रव। और इसका जो अपवर्तनांक है वह लगभग 1.33 होता है। किससे कम होगा, लेंस से कम होगा। ठीक है, यह कितना होता है, लगभग 1.33। अब यहां पर बात करते हैं कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य में भी एक द्रव भरा होता है, और इस द्रव को हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव। अब इस द्रव का भी जो अपवर्तनांक है वह भी 1.33 होता है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक भी किससे कम होगा, इस नेत्र लेंस से कम होता है। तो इस किसको जलीय द्रव किसको कहेंगे हम लोग, नेत्र लेंस और कार्निया के मध्य जो द्रव भरा है उसको जलीय द्रव कहेंगे, और नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य जो द्रव भरा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं, या इसी का एक और नाम होता है कांच द्रव। ठीक है, अब हमको जब यहां से प्रकाश की किरण जाती है तो इस उत्तल लेंस से टकराएगी, और उत्तल लेंस की खासियत होती है कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। तो इसलिए रेटिना पर हमको कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है। अब बात करते हैं, देखो हमको क्या होता है, यहां पर रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, लेकिन हमको प्रतिबिंब के रंग दिखाई देते हैं, और हमें यह पता चलता है कि प्रतिबिंब कितना चमकदार है या वह कैसा है, कम चमकदार है। कहने का मतलब है उसकी तीव्रता के बारे में मालूम चलता है। तो देखो रंग और तीव्रता के बारे में मालूम करने के लिए ये जो रेटिना है, इस रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, या सेल बोल सकते हो, और दो प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं उनका नाम होता है शंक्वाकार सेल, शंक्वाकार सेल, और दूसरी होती है दंडाकार, या इसी को बोला जाता है बेलनाकार सेल। शंक्वाकार सेल की खासियत होती है कि यह रंग बताता है। कहने का मतलब है रेटिना पर जो शंक्वाकार सेल पाई जाती हैं उसके कारण हमको रंग के बारे में मालूम चलता है कि कोई वस्तु काले रंग की है, नीले रंग की है या पीले रंग की है। कौन बताएगा, शंक्वाकार सेल। लेकिन दंडाकार सेल जो है वह जो तीव्रता है वस्तु की उसके बारे में बताता है। तीव्रता का मतलब चमक, कितना क्या है, चमकदार प्रतिबिंब बन रहा है या कम चमकदार प्रतिबिंब बन रहा है, प्रकाश की मात्रा कम है या ज्यादा है, यह कौन बताता है, दंडाकार सेल बताता है। अब कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति में शंक्वाकार सेल कम उपस्थित होती हैं। कभी कभी क्या होता है, यहां पर रेटिना जो है वो जन्मजात ही यहां पर जो शंक्वाकार सेल हैं वो विकसित नहीं हो पाती, तो उसको रंग में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब है कुछ रंग उसको दिखाई नहीं देते हैं, तो उसमें वर्णांधता उत्पन्न हो जाती है। कुछ ऐसे भी जीव हैं, जैसे हम बात करते हैं मधुमक्खी की। मधुमक्खी में विशेष प्रकार की शंक्वाकार सेल पाई जाती है। हम लोग क्या करते हैं,
यहां पर विविग्योर तक ही देख सकते हैं, कहने का मतलब दृश्य प्रकाश को ही हम देख सकते हैं। कौन सा? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक। कहने का मतलब है हम लोग बैगनी रंग से लेकर हम लोग यहां पर लाल रंग तक देख सकते हैं। लेकिन मधुमक्खी में क्या होता है, विशेष प्रकार की शंक्वाकार सेल होने के कारण ये दृश्य प्रकाश के साथ साथ परावैगनी प्रकाश को भी देख सकता है। आपको पता है सूर्य से प्रकाश जब आता है तो वह दृश्य प्रकाश भी आती है, उसमें परावैगनी विकिरणें भी आती हैं, लेकिन परावैगनी विकिरणों को हम देख नहीं सकते। लेकिन मधुमक्खी क्या कर सकती है, परावैगनी विकिरणों को देख सकती है, क्योंकि उसमें शंक्वाकार सेल हमारी अपेक्षा कुछ अलग पाई जाती है। एक और जो कहा जाए जीव है वह है मुर्गा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि मुर्गा क्या होता है, सुबह सुबह जैसे ही होती है सुबह बोलने लगता है, हमको पता चल जाता है सुबह हो गई। जैसे ही रात होती है वह क्या हो जाता है, सो जाता है। अब ऐसा क्यों होता था? पहले पुराने जमाने में जब अलार्म नहीं चलते थे तो क्या होता था कि मुर्गा बोल गया जैसे ही तो क्या हुआ, जो भी लोग थे वो सुबह सुबह जाग जाते थे कि अब सुबह हो गई। ऐसा कारण क्या है? देखो मुर्गे में क्या होता है कि दंडाकार जो सेल हैं वो कम पाई जाती हैं, या कहोगे पाई नहीं जाती हैं। दंडाकार सेल कम पाए जाने के कारण ये तीव्रता का आभास नहीं कर पाता। कहने का मतलब इसमें कम प्रकाश और ज्यादा प्रकाश के बारे में इसे मालूम नहीं चलता है, जिस कारण से जैसे ही सुबह होती है तो प्रकाश आता है, और प्रकाश आएगा तो उसको तो पता नहीं चल रहा कि सुबह है कि दोपहर। उसको तो जैसे ही प्रकाश मिला उसे लगेगा दिन हो गया, तुरंत ही क्या करेगा, जाग जाता है, बोलने लगता है। अब आप जब देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि अभी सुबह हुई है, प्रकाश की मात्रा कैसी है, कम है। आप जैसे ही दोपहर में देखोगे तो प्रकाश की मात्रा ज्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर क्या है, दंडाकार सेल होती है, लेकिन इसके अंदर तो दंडाकार सेल है नहीं, जिसके कारण इसको क्या है कि सीधे सीधे जैसे ही प्रकाश आया तो इसको उजेला दिखने लगा और यह सोचेगा कि यह क्या हो गया, दिन हो गया। अब जैसे ही शाम होगी प्रकाश क्या होगा, समाप्त होगा, तो इसके अंदर प्रकाश जाएगा नहीं। अब ये तीव्रता के बारे में तो जान नहीं पा रहा कि कम प्रकाश है या ज्यादा, तो इसको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जैसे ही शाम होती है तो ये सो जाता है। ठीक है, तो ये मानव नेत्र के बारे में कुछ हम लोगों ने क्या किए, फैक्ट पढ़े, जो आप लोगों को बताया क्या कि मानव नेत्र क्या है, जिसके द्वारा हमको वस्तुएं दिखती हैं। अब वस्तुओं देखने के लिए कहां पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर। रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो उसको कौन ले जाता है मस्तिष्क पर आभास कराने के लिए, प्रकाशिक सिराएं। अब देखो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रकाश की किरणें आगे जाएंगी, तो एक कोरोइड होती है पटल, जिसको हम रक्तक पटल भी बोलते हैं, ये ब्लैक कलर की होती है। इसका काम क्या होगा, जो प्रकाश आ रहा है उसको अवशोषित कर ले। इसके आगे एक और व्हाइट कलर की दृढ़ पटल होती है जो अपारदर्शी होती है, अपारदर्शी। कहने का मतलब इससे प्रकाश अंदर नहीं जाता। प्रकाश कहां से अंदर जाता है, कार्निया से। ये जो उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए भाग के अंदर द्रव भरा होता है जिसको हम जलीय द्रव कहते हैं, और यह जो द्रव होता है वह क्या होता है, कचाव द्रव होता है। अब इसके बाद यदि बात करते हैं, यहां पर लेंस जो होता है वो मांसपेशियों पर टिका होता है, उन मांसपेशियों को पचमाभी मांसपेशियां कहते हैं। इसके बाद लेंस के सामने एक झिल्ली लगी होती है, ये झिल्ली रंग बिरंगी होती है, और इस झिल्ली का नाम होता है आइरिस। आइरिस की खासियत यह होती है कि ये सिकुड़ सकती है, फैल सकती है। आइरिस में एक छिद्र होता है जिसको हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। इससे प्रकाश क्या होता है, एक निश्चित मात्रा में ही अंदर आता है। रेटिना पर दो बिंदु होते हैं, एक बिंदु जहां पर प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसे हम अंध बिंदु बोलते हैं, एक बिंदु या एक स्पॉट जहां पर हमें क्या होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है, इसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ और आगे इसी के फैक्ट में। देखो यहां पर अब हमको समझना है कि जैसे हम कहें कोई वस्तु है, हम देख रहे हैं, हमने कहा इस वस्तु को हमें देखना है, हम इसको दूर ले गए, हमको स्पष्ट दिख रही, हम इसको पास ले आए, स्पष्ट दिख रही, लेकिन जैसे जैसे पास लाएंगे तो एक निश्चित स्थिति के बाद हमको यह धुंधली दिखने लगेगी। कहने का मतलब है यह स्पष्ट नहीं दिखेगी, जैसे जैसे हम पास लाते जाएंगे हमको यह क्या करने लगेगी, धुंधली दिख रही होगी। क्यों ऐसा है, कारण क्या है? तो देखो ये जो नेत्र लेंस है इसकी एक निश्चित दूरी होती है कि वहां तक ही हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, और उस दूरी को हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है? देखो, हम दूर ले जा रहे हैं वस्तु तो हमको तो प्रतिबिंब साफ दिख रहा है, लेकिन जब पास ला रहे हैं तो न्यूनतम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक निश्चित स्थिति के बाद हमें यह कैसे दिखने लगेगी? धुंधली। तो स्पष्ट दृष्टि की क्या बोल रहे हैं? न्यूनतम दूरी। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसी स्वस्थ आंख के लिए होती है 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है 25 सेंटीमीटर आंख से दूर स्थित वस्तु को तो हम साफ देख सकते हैं, लेकिन 25 से जैसे ही पास लाओगे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। और यदि साफ दिख रही है तो इसका मतलब आपकी आंख में क्या है? दोष है। क्योंकि स्वस्थ आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वह कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखो, हम लोगों ने उत्तल लेंस में पढ़ा हुआ है कि जब हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनता है, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि हम लोग इस वस्तु को देखना चाहते हैं, हम दूर रख दें चाहे पास ले आए, हमको तो प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनेगा। और हम लोगों ने तो लेंस में यह पढ़ा है कि जब वस्तु पास रखेंगे तो प्रतिबिंब दूर बनेगा, और जब वस्तु दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब पास बनेगा। इसका मतलब हमारा जो उत्तल लेंस है इसका हमेशा प्रतिबिंब रेटिना के आगे पीछे भी बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब देखते हैं कि दूर वाली वस्तु का भी हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है, पास वाली वस्तु का भी स्पष्ट दिख रहा होता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमारी आंख में ऐसा होता है जिसके कारण सभी जो वस्तुएं हैं उनका एक जगह पर ही प्रतिबिंब बनता है। और इसको हम बोलते हैं आंख की समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। देखो, समंजन क्षमता का मतलब क्या है? समंजन का मतलब होता है समायोजित करना। हमारे आंख में एक खासियत होती है कि ये फोकस दूरी को कम ज्यादा कर सकता है, सिकुड़कर और फैलाकर आइरिस को, जिससे जो वस्तु पास में है और दूर में है सभी का एक जगह ही प्रतिबिंब बनाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं आंख की समंजन क्षमता। और यह किसके लिए, अगर हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलें तो यह कितनी होती है? 25। अब बात करें हम कितनी दूर तक की वस्तुएं देख सकते हैं, तो देखो, दूर के लिए हमने बोला कि यदि बहुत दूर तक की वस्तुएं देख सकते हैं तो बहुत दूर को हम बोलते हैं अनंत। इसलिए हम लोग यहां पर दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या लिखते हैं? अनंत तक की देख सकते हैं। तो यहां पर ये मानव नेत्र की संरचना और मानव नेत्र के कार्य समाप्त होते हैं। देखो, अब हम लोग दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं। देखो, दृष्टि दोष बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें से हम लोगों को कुछ पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। देखो, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो इसके नाम पे ना जाइए, यहां पर क्या होता है इसका उल्टा हम लोग समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष में हमको पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन जब दूर की वस्तुएं हम देखते हैं तो दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखती नहीं है। ऐसा कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष हमने इसको नाम क्यों दिया? तो नाम देने का कारण होता है कि जब हम मानव नेत्र की बात करें, देखो, तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि यह मानव नेत्र है। अगर मानव नेत्र पर हम लोग क्या करें, मान लें कि यहां पर क्या है कि कोई वस्तु रखी है। देखो, पास की वस्तु का यदि प्रतिबिंब बनाने जाएंगे तो पास की वस्तु का हमें प्रतिबिंब रेटिना पर ही प्राप्त होता है। अब पास की वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पर प्राप्त होता है तो इसका मतलब हमारी आंख बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे हम दूर की वस्तु देखते हैं तो दूर की वस्तु जब हम लोग देख रहे होते हैं तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब अब रेटिना पर प्राप्त नहीं होता है, रेटिना से पहले प्राप्त हो जाता है। और रेटिना से पहले प्राप्त होने का मतलब है लेंस के निकट प्राप्त हो जाता है, और लेंस के निकट प्राप्त होने के कारण इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? देखो, हमने क्या बताया कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न प्राप्त होकर रेटिना से पहले प्राप्त हो जाता है, और रेटिना से पहले प्राप्त होने के कारण अब हमको वस्तु कैसी दिखेगी? धुंधली दिखती है। इसलिए इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अब ऐसा कारण क्या है? देखो, इसके कारण कई हो सकते हैं, दो मुख्यतः कारण होते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि लेंस क्या हो जाए? मोटा हो जाए।
यदि लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। पहला कारण क्या हो सकता है, देखो कि लेंस क्या होगा, मोटा हो जाए। अब यदि लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फोकस दूरी कम होने के कारण जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था वह कहां बनेगा, रेटिना से पहले बन जाएगा, क्योंकि अब फोकस दूरी हो गई है कम। इससे जो हमारी वस्तु दिख रही थी साफ या स्पष्ट, अब वो कैसी दिखेगी, धुंधली। अब दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ये जो गोलक है, गोलक का मतलब है ये जो हमारा वक्राकार आकृति है, इस गोलक का आकार बड़ा हो जाए। कहने का मतलब है इसका जो व्यास है वो बढ़ जाए। अब हमने कहा फोकस दूरी जितनी थी उतनी ही है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन ये जो आकार है वह कैसा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और आकार यदि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था वो रेटिना से पहले बनने लगेगा। तो यहां पर दो मुख्यतः कारण हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष यदि होता है तो पहला कारण यह हो सकता है कि उसका जो लेंस है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है हो सकता है थोड़ा सा मोटाई हो गई हो लेंस की, या मोटा हो गया हो, जिससे फोकस दूरी यहां पर कम हो गई हो। दूसरा कारण यह हो सकता है कि ये जो गोलक का आकार है वह बढ़ जाए, यानी कि इसका जो व्यास है वो बढ़ जाएगा, तो जो प्रतिबिंब अब रेटिना की जगह रेटिना से पहले बनेगा। अब यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर कि यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा तो उसका निवारण कैसे करें। तो देखो हमें निवारण करने की अगर बात करें तो यहां पर अब कारण के बाद बात करते हैं निवारण की। देखो निवारण करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमको प्रतिबिंब स्पष्ट देखना है तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। और रेटिना पर यदि प्रतिबिंब बनाना है तो ये जो किरणें हैं इनको हम फैलाकर कहां पर प्रतिबिंब बना दें, रेटिना पर बना दें। और यदि किरणों को फैलाना चाहते हो तो ऐसा लेंस लाएं जो किरणों को फैलाता हो या अपसारी लेंस हो। अब अपसारी लेंस कौन सा होता है, तो अपसारी लेंस होता है अवतल लेंस। इसलिए यह याद रखते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाते हैं। आप लोग देखते होंगे क्या होता है कि यहां पर जो 15 से 25 या 30-40 तक जो अधिकांश व्यक्तियों को दोष होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है। ज्यादातर कहा जाए तो जो आप लोगों की जो पढ़ने की उम्र है, कहने का मतलब है जब आप लोग पढ़ते हो तो कभी कभी क्या होता है कि हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, धुंधली दिखती। तो जो ज्यादातर लोगों को दोष होता है वो कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए जब हम लोग चश्मा यूज करते हैं तो जो चश्मा लगाया जाता है वो किस लेंस का लगाया जाता है, अवतल लेंस का लगाया जाता है। अवतल लेंस का अब ऐसा भी नहीं कि किसी को भी कोई भी चश्मा लगा दे, है ना। किसी को हमने कहा निकट दृष्टि दोष है, आप क्या करो एक अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा ले आओ, कह दो ले पहनो आप इसको, तो उसको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों, कारण क्या है, देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी अलग अलग होगी, तो हमको ऐसी फोकस दूरी का लेंस चाहिए जो इसको क्या करे, रेटिना पर बना दे। तो किसी का हो सकता है प्रतिबिंब यहां बन रहा हो, किसी का हो सकता है यहां बन रहा हो, किसी को बहुत ही कम दोष हो तो बिल्कुल पास में बन रहा हो। तो कहने का मतलब है अवतल लेंस का प्रयोग तो करते हैं लेकिन कैसी फोकस दूरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति के हिसाब से उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके किरण आरेख की। निकट दृष्टि दोष का किरण आरेख बनाने के लिए आपके बोर्ड में आता है, तो उसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे। देखो किरण आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते यह हैं कि यहां पर आपको यह पता है कि ये जो नेत्र है, नेत्र पर हमको प्रतिबिंब कहां बनाना है, रेटिना पर बनाना है। और रेटिना पर यदि प्रतिबिंब बनाना है तो देखो हमको मालूम है कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, सदैव निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब है स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। किन वस्तुओं का, पास की वस्तुओं का। लेकिन अब यही वस्तु कहां रखी हो, दूर रखी हो। दूर का मतलब हम लोग कहां रख दें, अनंत पर रख दें। अब यदि अनंत पर वस्तु रखेंगे तो देखो दूसरा किरण आरेख क्या बना सकते हो कि यदि कोई अनंत पर वस्तु रखी है
तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना से थोड़ा पहले बन जाएगा। अब रेटिना से पहले बन गया तो इसका मतलब इसको दोष है, तो इसके निवारण के लिए अगला हम लोग क्या बना सकते हैं, किरण आरेख बना सकते हैं। तो दूसरा किरण आरेख इस प्रकार से बन सकता है कि इस व्यक्ति को दोष है, लेकिन दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष, इसलिए दूर की वस्तु कहां बन रही है, रेटिना से पहले। अब यदि हम निवारण करना चाहते हैं तो दूर की वस्तु का ही प्रतिबिंब बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अभी आपको बताया कि अवतल लेंस की खासियत क्या होती है कि इस दूर की जो वस्तु थी इसको क्या करेगा, ये फैला देगा थोड़ा, और इन किरणों को यदि ये फैलाएगा तो अब जो किरणें सीधी जा रही थी वो थोड़ी सी फैल जाएंगी बाहर की ओर, इस तरीके से, और जब बाहर की ओर फैल जाएंगी तो इनका आभासी प्रतिबिंब कहीं पर यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो पहला लेंस है इसके द्वारा ये किरणें बाहर की ओर जाएंगी, और जब बाहर की ओर किरणें जाएंगी तो इनका एक आभासी प्रतिबिंब यहां कहीं पास में बनता हुआ नजर आएगा। तो अब आगे ये जो नेत्र लेंस है इसको वस्तु कहां से नजर आएगी, इस पास से। इस कारण से अभी आपको बताया कि पास की वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनेगा, तो इस कारण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। क्या किया हमने, अवतल लेंस जैसे ही लगाया तो किरणें फैल गई, और किरणें फैलने के कारण अब किरणें रेटिना से पहले ना बनकर कहां बन जा रही हैं, रेटिना पर प्राप्त हो जा रहा है, और यह इसका क्या होता है, किरण आरेख होता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे दोष पर, निकट दृष्टि दोष के बाद दूर दृष्टि दोष पर। तो देखो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का उल्टा बोल सकते हो आप इसको, दूर दृष्टि दोष। अब अच्छा बात करें दूर दृष्टि दोष की, तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बताया कि वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यदि हम बात करें यहां पर प्रतिबिंब बनाने में, तो हम मान लें कि यह क्या है, एक नेत्र है, यह नेत्र का गोलक है, और यहां पर यह क्या है, उत्तल लेंस है। तो अभी बताया कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख रही हैं, अब लेकिन जो पास की वस्तुएं हैं, जो हम लोग 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट देख पा रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, जो पास की वस्तुएं हैं इनका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखेगा। अब इनका प्रतिबिंब बनता कहां है, तो इनका प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। कहने का मतलब है रेटिना के पीछे आपको प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता। अब रेटिना के पीछे, या आप बोलोगे नेत्र से दूर बन रहा है, इसलिए इस दोष का नाम होता है दूर दृष्टि दोष। इससे पहले क्या बताया, नेत्र के पास था, लेंस के पास था तो निकट वाला था। अब क्या है, लेंस से दूर बन रहा है, रेटिना से दूर जा रहा है प्रतिबिंब, इसलिए इसका नाम क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। अब देखो दूर दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं, देखो इसके दो कारण होते हैं। अब ऐसा नहीं कि यही दो कारण हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये दो मुख्यतः कारण पाए जाते हैं। पहला ये कि जैसे जैसे क्या है, उम्र बढ़ रही है, लेंस का जो व्यास है, या कहा जाए लेंस का जो मोटाई है वो कम हो जाए, लेंस की मोटाई घट जाए। अब यदि लेंस की मोटाई घट जाएगी, लेंस पतला हो जाएगा, तो लेंस पतले हो जाने के कारण इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो फोकस दूरी f बढ़ जाए। अब यदि फोकस दूरी अधिक हो गई तो जो प्रतिबिंब पहले बन रहा था अब कहां बनेगा, दूर बनेगा। इस कारण से अब हमारे जो नेत्र है उस पर कौन सा दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, देखो दूसरा कारण हो सकता है कि ये जो गोलक का आकार है वो कम हो जाए, सिकुड़ जाए, या आप बोल सकते हो इसका जो व्यास है वह कैसा हो जाए, कम हो जाए। अब गोलक का जो व्यास पहले अधिक था
रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा था, अब व्यास घट गया जिस कारण से प्रतिबिंब क्या हो रहा है, अब प्रतिबिंब तो वहीं बन रहा है लेकिन व्यास घटने के कारण अब रेटिना से यह पीछे महसूस हो रहा है। इस कारण से ये दो कारण हो सकते हैं दूरदृष्टि दोष के। पहला, या तो लेंस पतला हो जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी और पतले लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण यहां पर प्रतिबिंब अब रेटिना के पीछे बनेगा। दूसरा, इस गोलक का व्यास ही कम हो जाए, ये गोलक ही छोटा हो जाए जिससे क्या होगा, जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के पीछे बनेगा। इस दोष को हम क्या बोल रहे हैं, दूरदृष्टि दोष। अब बात करते हैं इस दोष के निवारण के बारे में। देखो, दोष का निवारण यदि करना है दूरदृष्टि दोष का, तो निवारण का तरीका क्या होगा। अब ये जो किरणें मिल रही हैं रेटिना के पीछे, इनको कहां पर मिला दें, रेटिना पर। यानी कि इनको क्या करना है, सिकोड़ना है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना है। और यदि मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना है तो इनको क्या करना है, अभिसरित करना है। कहने का मतलब है कौन सा लेंस यूज करें, अभिसारी लेंस। और अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। तो ये याद रखते हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। अब बात करें इसकी किरण आरेख की, कि किरण आरेख बनाना चाहते हैं इसके लिए। तो देखो, किरण आरेख बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह दोष होता कैसे है। तो यहां पर चर्चा हो रही है, ये हम मान लेते हैं कि नेत्र का गोलक है। और यह यदि नेत्र का गोलक है तो हमने अभी बोला दूर की वस्तु क्या हो रही है, स्पष्ट दिख रही है। तो दूर यदि कोई वस्तु रखी है, दूर का मतलब अब यहां पर अनंत नहीं है, अनंत भी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो 25 सेंटीमीटर से दूर कहीं पर रखिए। अब इसका प्रतिबिंब क्या है, इसको स्पष्ट दिख रहा है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। पहला ये किरण आरेख हो सकता है। पहला क्या बताया कि कोई वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब इसको क्या हो रहा है, स्पष्ट रूप से रेटिना पर प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही वस्तु को पास लाए, वस्तु को हम पास लेकर कहां आ गए, 25 सेंटीमीटर से पास, या 25 सेंटीमीटर पर ही आ गए। अब ये क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, पास में है वस्तु। अब पास में यदि वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब है वह कहां बनेगा, रेटिना से पीछे। तो इसका प्रतिबिंब हम लोग रेटिना से पीछे बना देते हैं इस प्रकार से। अब रेटिना से पीछे बन रहा है, इसका मतलब इस व्यक्ति में क्या है, दोष है। और कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। क्यों, क्योंकि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिख रही थी, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही। अब इसका निवारण करना है तो क्या करें, इसके निवारण के लिए हम लोग एक और लेंस लगाते हैं और वह भी उचित फोकस दूरी का। कौन सा, उत्तल लेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने उत्तल लेंस रख देते हैं। तो यह उत्तल लेंस रख दिया। अब जैसे ही उत्तल लेंस रखोगे तो उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना। तो ये जो किरणें जा रही थी उनको मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा। अब मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने के कारण जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा था, अब यह प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा कारण क्या है, देखो, तो कारण सिंपल सा है कि इसके द्वारा पहले प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह अब कहां बनेगा, आभासी बोल सकते हो, जहां तक वस्तु स्पष्ट दिख रही थी, दूर बना दिया। पहले लेंस ने इसका प्रतिबिंब बना दिया दूर, और यह दूर इस वस्तु, इसके लिए, इस लेंस के लिए यह वस्तु का काम करेगा। तो इसके लिए यह लगेगा कि यह वस्तु कहां है, दूर है, और इस कारण से इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कहां प्राप्त हो जाएगा, रेटिना पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखो, दूरदृष्टि दोष के लिए किरण आरेख थे। तीनों किरण आरेख आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष के बाद जरा दृष्टि दोष के बारे में। जरा दृष्टि दोष। अब यदि जरा दृष्टि दोष के बारे में बात करें, देखो, जरा दृष्टि दोष कोई अलग दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जैसा ही है, बस कारण का फर्क होता है। जैसे हमने बोला, निकट दृष्टि दोष का कारण हो सकता है गोलक का व्यास क्या हो जाए, बढ़ जाए। दूर दृष्टि दोष का कारण हो सकता है आकार घट जाए।
लेकिन देखो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो मांसपेशियां हैं वो भी धीरे धीरे क्या करती हैं, वर्क करना धीरे धीरे कम कर देती हैं। या आप बोल सकते हो जो मांसपेशियां हैं वह कैसी हो जाती हैं, शिथिल होती जाती हैं। अब हमने बोला ही कि हमारी जो आंख है, आंख पर आइरिस होती है वह सिकुड़ती है, फैलती है, जिस कारण से नेत्र की जो फोकस दूरी है वह कम होती है, ज्यादा होती है। कहने का मतलब घटती बढ़ती है, जिससे पास की वस्तु का भी रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है और दूर की वस्तु का भी प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां शिथिल होती जाती हैं और मांसपेशियां शिथिल होने के कारण जो प्रतिबिंब है पहले जो हमको स्पष्ट दिख रहा था, अधिकांश लोगों को क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, उनका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है, जिस कारण से इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष। यह किनमें होता है, तो जब उम्र बढ़ेगी, कहने का मतलब बुजुर्ग लोगों में कैसा दोष होता है, जरा दूर दृष्टि दोष। यह किस कारण से हो रहा है, देखो दूर दृष्टि दोष और इसमें अंतर नहीं है अभी एक भी, लेकिन कारण का फर्क है कि यह किस कारण से हो रहा है। मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं तो समंजन क्षमता घट रही है और समंजन क्षमता घटने के कारण अब हम पास की वस्तुओं को देख नहीं पा रहे हैं, उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, हमको थोड़ा सा धुंधला बन रहा है, जिस कारण से दोष तो दूर दृष्टि दोष है लेकिन जरा का मतलब मांसपेशियों के कारण है तो जरा दूर दृष्टि दोष है। तो यह क्या होता है, यह बुजुर्गों में ज्यादा होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि दूर दृष्टि दोष ही होता है, कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, पास की वस्तुएं तो दिखती ही नहीं है, दूर की भी नहीं दिखती। जब उम्र बढ़ती है तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं तो उनको पास की भी नहीं दिखती हैं और दूर की भी नहीं दिखती। ज्यादातर लोगों को तो दूर की साफ दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं। तो क्या करते हैं लोग, अखबार पढ़ना होता है, बूढ़े बुजुर्गों को देखा होगा, ऊपर ले जाते हैं अखबार को और इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं दूर करके, है ना। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको पास की वस्तुएं नहीं दिखती। लेकिन कुछ क्या होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनको पास की भी नहीं दिखती हैं और दूर की भी नहीं दिखती। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो दोष होता है उसको हम बोल देते हैं जरा दृष्टि दोष। अब देखो यदि दूर दृष्टि दोष है तो निवारण के लिए हम लोग केवल उत्तल लेंस लगाते हैं, लेकिन उम्र बढ़ गई है, उसको पास का भी नहीं दिख रहा प्रतिबिंब, दूर का भी नहीं दिख रहा, दोनों नहीं दिख रहा, तो इस प्रकार के दोष के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस का मतलब है उसमें उत्तल लेंस भी लगा होता है और अवतल लेंस भी लगा होता है। कभी देखना बुजुर्गों में कभी कभी क्या होता है कि बुजुर्गों में ज्यादातर आप देखोगे कि मोटा लेंस यूज होता है और मोटा लेंस उत्तल लेंस होता है तो उसको जरा दूर दृष्टि दोष है। लेकिन कभी क्या होता है, कभी कभी किसी में आपने देखा होगा कि चश्मे में नीचे अलग लेंस लगा हुआ है और ऊपर अलग लेंस लगा होता है, दूसरा लेंस लगा होता है। क्यों, क्योंकि एक ही चश्मे पर दोनों फोकसी लेंस लगा दिए जाते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ऐसा कब होता है, जब उसको पास की वस्तुएं भी नहीं दिखती हैं और दूर की वस्तुएं भी नहीं दिखती हैं। तो यह था जरा दृष्टि दोष। अब आते हैं आगे अगले दोष की बात करते हैं। तो देखो अगले दोष की बात करें तो अगला दोष है अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता का मतलब क्या है, देखो अगर हम समझें इसके बारे में तो अबिंदुकता का अर्थ होता है, देखो कि किसी बिंदु पर, मान लेते हैं किसी बिंदु पर यह है कोई बिंदु और इस बिंदु पर कोई रेखाएं या कहा जाए कोई वस्तु है जो कि क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है। ये क्षैतिज हो गया और ये ऊर्ध्वाधर हो गया। अब किसी बिंदु पर क्या है, वस्तु रखी है लेकिन क्षैतिज भी रखी है और ऊर्ध्वाधर भी रखी है और इनका जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने जाते हैं तो रेटिना पर हमको किन्हीं एक का प्रतिबिंब तो स्पष्ट बनता हुआ दिखता है, किसी एक का धुंधला प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है। कहने का मतलब है, हो सकता है रेटिना पर ये जो क्षैतिज वस्तु है इसका आपको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे,
लेकिन हो सकता है ऊर्ध्वाधर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब क्या नहीं दिखाई दे, वहां पर स्पष्ट ना दिखाई देकर धुंधला दिखाई दे। और यदि धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है किसी बिंदु पर हम लोग दोनों प्रकार की वस्तुएं रखें, लेकिन एक तो साफ दिख रही है, एक साफ नहीं दिख रही, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। जैसे किसी की क्या है, कोई शर्ट है और वो चेक्ड शर्ट है। चेक का मतलब उसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर लाइनें भी है, क्षैतिज लाइनें भी हैं, दोनों प्रकार की लाइनें, और आप देख रहे हो तो आपको केवल एक लाइनें स्पष्ट दिख रही और दूसरी क्या है, धुंधली नजर आ रही। तो इसका मतलब है कौन सा दोष होगा, अबिंदुकता का दोष होगा। तो अगर आपसे अबिंदुकता लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखोगे कि किसी बिंदु पर यदि क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की वस्तुएं रख दी जाएं तो रेटिना पर किसी एक का प्रतिबिंब तो स्पष्ट बनता है, लेकिन किसी दूसरे का प्रतिबिंब कैसा बनता है, धुंधला। तो ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। अब बात करते हैं अबिंदुकता को हमें कम करना है तो क्या करें। तो देखो इसमें भी हम लोग उचित फोकस दूरी का बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करेंगे, बेलनाकार। अब उत्तल और अवतल की बात नहीं होगी, अब कौन सा लेंस यूज होगा, बेलनाकार लेंस यूज होता है। तो कौन से दोष में, अबिंदुकता के दोष को दूर करना चाहते हैं तो यूज करते हैं बेलनाकार लेंस। और किस फोकस दूरी का, वो डिपेंड करेगा कि उसको दोष कितना है। दोष कम है तो कम फोकस दूरी का, अधिक है तो अधिक फोकस दूरी का। अब आते हैं अगले दोष में। अब देखो अगला दोष जो है वह जन्मजात होता है अधिकांश, और इस दोष को हम लोग बोलते हैं वर्ण आंध्रता। वर्ण आंध्रता का नाम ही समझ में आ रहा है कि वर्ण का मतलब होता है रंग। अब रंग में हमको क्या ना हो पाए, अंतर ना हम पैदा कर पाए, हमको हर एक, जैसे हम बात करते हैं वर्णांध्रता की, तो वर्णांध्रता जो जन्मजात होती है वह हरे और लाल रंग में होती है। कहने का मतलब हम हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते। तो वर्णांध्रता क्या होता है, वर्णांध्रता में बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है, रंगों में अंतर पैदा नहीं कर पाता है, तो ऐसे दोष को हम वर्णांध्रता कहते हैं। और ये दोष कैसा होता है, जन्मजात होता है। जन्मजात का मतलब है यह क्या होता है, पैदाइश ही होता है, वंशानुगत होता है बोल सकते हो। यह आपका कौन कौन रंगों में होता है, हरे और लाल में। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को हरे और लाल रंग में अंतर पैदा नहीं कर पाता, उसको वह क्या दिखता है, वो रंग ही अलग, या कह सकते हो ब्लैक दिखता है, उनमें अंतर पैदा नहीं कर पाता। अब बात करते हैं इसके निवारण की। तो देखो इसका कोई निवारण नहीं होता है, क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है, प्रकाशिक जो सेल थी शंक्वाकार, हमने आपको बताया था शंक्वाकार जो सेल थी, शंक्वाकार सेल, इसके कारण हम क्या कर पा रहे थे, अंतर कर पा रहे थे रंगों में। ये कम विकसित होती हैं, और कम विकसित होने के कारण हमारे जो रंग हैं वो हरे और लाल दिखते नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमको एक रंग और नहीं दिखता है, वो है नीला। ये जन्मजात ना होकर क्या होता है, अर्जित होता है। अर्जित का मतलब क्या है कि जब उम्र बढ़ती है तो वर्णांध्रता का दोष है, किसी को हरा और नीला में अंतर नहीं कर पा, हरे और लाल में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह क्या होगा, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति में नीले रंग का भी दोष आ जाता है, यानी कि नीले रंग को भी वह अंतर पैदा नहीं कर पाता। और यह कैसा होता है, अर्जित, ये जन्मजात नहीं होता, ये उम्र के बढ़ने के साथ साथ होता है। तो वर्णांध्रता के बारे में क्या बताया कि यदि कोई व्यक्ति वर्णों में, रंगों में अंतर पैदा नहीं कर पाता है तो वह क्या होता है, वर्णांध्रता का दोषी होता है। निवारण इसका होता नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रकाशिक सेल से ही विकसित नहीं हुई है। अब सेल ही विकसित नहीं हुई तो आप बाहर कोई भी इलाज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका निवारण नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर यह चैप्टर होता है आपका समाप्त।
ठीक है, अब इस चैप्टर को आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। चैप्टर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।